नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है पर्दा, जिसे लिखा है यशपाल जी ने। कहानी बहुत ही हृदयस्पर्शी कहानी है। आदमी अपनी इज्जत को बचाने के लिए क्या क्या नहीं करता है। पर्दे में बचा कर रखता है अपनी इज्जत को। लेकिन अगर चलिए कहानी शुरू करते हैं। पर्दा। चौधरी पीर बख्श के दादा चुंगी के महकमे में दरोगा थे। आमदनी अच्छी थी। एक छोटा पर पक्का मकान भी उन्होंने बनवा लिया। लड़कों को पूरी तालीम दी। दोनों लड़के एंट्रेंस पास करके रेलवे में और डाक खाने में बाबू हो गए। चौधरी साहब की जिंदगी में लड़कों के ब्याह और बाल बच्चे भी हुए, लेकिन ओहदे में कोई खास तरक्की ना हुई। वही 30 रुपए माहवार। अपने जमाने की याद करके चौधरी साहब कहते, वो भी क्या वक्त था। लोग मिडिल पास करके डिप्टी कलेक्टर करते थे, और आजकल की तालीम है कि एंट्रेंस तक अंग्रेजी पढ़कर लड़के 30-40 रुपए से आगे नहीं बढ़ पाते। बेटों को ऊंचे ओहदे पर देखने का अरमान लिए लिए उन्होंने आंखें मूंद ली। इंशाअल्लाह चौधरी साहब के कुनबे में बरकत हुई। चौधरी फजल कुर्बान रेलवे में काम करते थे। अल्लाह ने उन्हें 4 बेटे और 3 बेटियां दी। चौधरी इलाही बख्श डाक खाने में थे। उन्हें भी अल्लाह ने 4 बेटे और 2 लड़कियां बख्शी। चौधरी खानदान अपने मकान को हवेली पुकारता था। नाम बड़ा देने पर भी जगह तंग ही रही होगी। साहब के जमाने में जनाना भीतर था और बाहर बैठक में वे मोड़े पर बैठ वे नैचा गुड़गुड़ाया करते। जगह की तंगी से उनकी बैठक भी जनाने में शामिल हो गई। घर की डोरी पर पर्दा लटक गया। बैठक ना रहने पर भी घर की इज्जत का ख्याल था, इसलिए पर्दा बोरी के टाट का नहीं, बढ़िया किस्म का रहता। दोनों भाइयों के बाल बच्चे एक ही मकान में रहने पर भी भीतर सब अलग अलग था। ड्योढ़ी का पर्दा कौन लाए? इस समस्या का हल इस तरह हुआ कि दरोगा साहब के जमाने की पलंग की रंगीन दरिया एक के बाद एक ड्योढ़ी में लटकाई जाने लगी। तीसरी पीढ़ी के ब्याह शादी होने लगी। आखिर चौधरी खानदान की औलाद को हवेली छोड़ दूसरी जगह तलाश करनी पड़ी। चौधरी इलाही बख्श के बड़े साहबजादे एंट्रेंस पास कर डाक खाने में 20 रुपए की क्लर्की पर लग गए। दूसरे साहबजादे मिडिल पास करके अस्पताल में कंपाउंडर बन गए। जैसे जैसे जमाना गुजरता जाता, तालीम और नौकरी दोनों ही मुश्किल होती जा रही थी। तीसरे बेटे होनहार थे। उन्होंने वजीफा पाया। जैसे तैसे मिडिल करके स्कूल में मुदस हो देहात चले गए। चौथे लड़के पीर बख्श प्राइमरी से आगे ना पढ़ सके। आजकल की तालीम माँ बाप पर खर्च के बोझ के सिवाय और है क्या। स्कूल की फीस हर महीने और किताबों और कॉपियों और नक्शों के लिए रुपए ही रुपए। चौधरी पीर बख्श का भी ब्याह हो गया। मौला के करम से बीबी की गोद भी जल्दी ही भरी। पीर बख्श ने रोजगार के तौर पर खानदान की इज्जत के ख्याल से एक तेल के मिल में मुंशीगिरी कर ली। तालीम ज्यादा नहीं तो क्या, सफेद पोश खानदान की इज्जत का पास तो था। मजदूरी और दस्तकारी उनके करने की चीजें ना थी। चौकी पर बैठते कलम दवात का काम था। 12 रुपया महीना अधिक नहीं होता। चौधरी पीर बख्श को मकान सेतवा की कच्ची बस्ती में लेना पड़ा। मकान का किराया 2 रुपया था। आसपास गरीब और कमीने लोगों की बस्ती थी। कच्ची गली के बीचों बीच गली के मुहाने पर लगे कमेटी के नल से टपकते पानी की पतली धार बहती रहती, जिसके किनारे घास उगाई थी। नाली पर मच्छरों और मक्खियों के बादल उमड़ते रहते। सामने रमजानी धोबी की भट्टी थी, जिसमें धुआं और सज्जी मिलकर उबलते रहते। उनकी गंध उड़ती रहती। दाई और बीकानेरी मच्छियों के घर थे। बाई और वर्कशॉप में काम करने वाले कुली रहते। इस सारी बस्ती में चौधरी पीर बख्श पढ़े लिखे सफेद पोश थे। सिर्फ उनके ही घर की ड्योढ़ी पर पर्दा था। सब लोग उन्हें चौधरी जी, मुंशी जी कहकर पुकारते, उन्हें सलाम करते। उनके घर की औरतों को कभी किसी ने गली में नहीं देखा। लड़कियां 4-5 बरस तक किसी कामकाज से बाहर निकलती और फिर घर की आबरू के ख्याल से उनका बाहर निकलना मुनासिब न था। पीर बख्श खुद ही मुस्कुराते हुए सुबह शाम कमेटी के नल से घड़े भर लाते।
चौधरी की तनख्वाह 15 बरस में 12 से 18 हो गई। खुदा की बरकत होती है तो रुपए पैसे की शक्ल में नहीं, आस औलाद की शक्ल में होती है। 15 बरस में 5 बच्चे हो गए। पहले 3 लड़कियां और बाद में 2 लड़के। दूसरी लड़की होने को थी तो पीर भक्श की वालिदा मदद के लिए आ गई थी। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था। दूसरा कोई भाई वालिदा की फिक्र करने आया नहीं। वे छोटे लड़के के यहाँ ही रहने लगी। जहाँ बाल बच्चे और घर बार होता है, 100 किस्म की झंझटें भी होती ही हैं। कभी बच्चे को तकलीफ है तो कभी जच्चा को। ऐसे वक्त में कर्ज की जरूरत कैसे ना हो। घर बार हो तो कर्ज भी होगा ही। मिल की नौकरी का कायदा पक्का होता है। हर महीने की 7 तारीख को गिन कर तनख्वाह मिल जाती है। पेशगी से मालिक को चिढ़ है। कभी बहुत जरूरत पर ही मेहरबानी करते। जरूरत पड़ने पर चौधरी घर की कोई छोटी मोटी चीज गिरवी रखकर उधार ले आते। गिरवी रखने से रुपए के 12 आने ही मिलते। ब्याज मिलाकर 16 आने हो जाते और फिर चीज के घर लौट आने की संभावना बिल्कुल न रहती। मोहल्ले में चौधरी पीरबख्श की इज्जत थी। इज्जत का आधार था घर के दरवाजे पर लटका पर्दा। भीतर जो हो, पर्दा सलामत रहता। कभी बच्चों की खींचखाच या बेदर्द हवा के झोंकों से उसमें छेद हो जाते तो पर्दे की आड़ से हाथ सुई धागा लेकर उसकी मरम्मत कर देते। दिनों का खेल। मकान की ड्योढ़ी के किवाड़ गलते गलते बिल्कुल गल गए। कई दफे कसे जाने से पेंच टूट गए और सुराग ढीले पड़ गए। मकान मालिक सरजू पांडे को उसके मकान की फिक्र न थी। चौधरी कभी जाकर कैसे सुनते तो उत्तर मिलता, कौन बड़ी रकम थमा देते हो। 2 रुपये किराया और वो भी 6 6 महीने का बकाया। जानते हो लकड़ी का क्या भाव है। ना हो तो मकान छोड़ जाओ। आखिर किवाड़ गिर गए। रात में चौधरी उन्हें जैसे तैसे चौखट से टिका देते। रात भर दहशत रहती कि कहीं कोई चोर ना आ जाए। मोहल्ले में सफेद पोशी और इज्जत होने पर भी चोर के लिए घर में कुछ न था। शायद एक भी साबुत कपड़ा या बर्तन ले जाने के लिए चोर को न मिलता। पर चोर तो चोर है। छीनने के लिए कुछ ना हो तो भी चोर का डर तो होता ही है। वह चोर जो ठहरा। चोरी से ज्यादा फिक्र थी आबरू की। किवाड़ न रहने पर पर्दा ही आबरू का रखवाला था। वह पर्दा भी तार तार होते होते एक रात आंधी में किसी भी हालत में लटकने लायक न रहा। दूसरे दिन घर की एकमात्र पुश्तैनी चीज दरी दरवाजे पर लटक गई। मोहल्ले वालों ने देखा और चौधरी को सलाह दी, अरे चौधरी, इस जमाने में दरी यूं काहे को खराब करोगे। बाजार से लाकर टाट का टुकड़ा लटका दो। पीर बख्श टाट की कीमत भी आते जाते कई दफे पूछ चुके थे। 2 गज टाट 8 आने से कम में न मिल सकता था। हंसकर बोले, होने दो, क्या है। हमारे यहाँ पक्की हवेली में भी ड्योढ़ी पर दरी का ही पर्दा रहता था। कपड़े की महंगाई के इस जमाने में घर की 5 औरतों के शरीर से कपड़े जीर्ण होकर यूं गिर रहे थे जैसे पेड़ अपनी छाल बदलते हैं। पर चौधरी साहब की आमदनी से दिन में एक दफे किसी तरह पेट भर सकने के लिए आटे के अलावा कपड़े की गुंजाइश ही कहाँ थी। खुद उन्हें नौकरी पर जाना होता। पाजामे में जब पैबंद संभालने की ताब ना रही, मार्कन का एक कुर्ता पजामा जरूरी हो गया। पर लाचार थे। गिरवी रखने के लिए घर में अब कुछ भी न बचा था। गरीब का एकमात्र सहायक है पंजाबी खान। रहने की जगह भर देख वह रुपया उधार दे सकता है। 10 महीने पहले गोद के लड़के बरकत के जन्म के समय पीर बख्श को रुपए की जरूरत पड़ी थी। कहीं और कोई प्रबंध न हो सकने के कारण उन्होंने पंजाबी खान बब्बर अली खान से 4 रुपए उधार ले लिए थे। बब्बर अली खां का रोजगार सितवा के उस कच्चे मोहल्ले में अच्छा खासा चलता था। बीकानेरी मूची, वर्कशॉप के मजदूर और कभी कभी रामजानी धोबी सभी बब्बर मियाँ से कर्ज लेते रहते थे। कई दफे चौधरी पीर बख्श ने बब्बर अली को कर्ज और सूद की किस्त ना मिलने पर अपने हाथ डंडे से डंडे से ऋणी का दरवाजा पीटते देखा था। उन्हें साहूकार और ऋणी में बीच बचौवल करना पड़ा था। खान को वे शैतान समझते थे, लेकिन लाचार हो जाने पर उसी की शरण लेनी पड़ती थी। 4 आना रुपया महीने पर 4 रुपए कर्ज ले लिया। शरीफ खानदानी मुसलमान भाई का ख्याल करके बब्बर अली ने 1 रुपया माहवार की किस्त मान ली। 8 महीने में कर्ज अदा होना तय हुआ था।
खान की किस्त ना दे सकने की हालत में अपने घर के दरवाजे पर फजीयत हो जाने की बात का ख्याल करके चौधरी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। 7 महीने फाका करके भी वे किसी तरह से किस्त देते चले गए, लेकिन जब सावन में बरसात पिछड़ गई और बाजरा भी रुपए का 3 सेर मिलने लगा, किस्त देना संभव न रहा। खान 7 तारीख के शाम को ही आया। चौधरी पीर बख्श ने खान की दाढ़ी छू और अल्लाह की कसम खाकर 1 महीने की मोहलत और मांगी। अगले महीने 1 का सवा देने का वायदा किया। खान टल गया। भादों में हालात और भी बिगड़ गए। परेशानी हो गई। बच्चों की माँ की तबीयत रोज रोज गिरती जा रही थी। खाया पिया उसके पेट में न ठहरता था। पथ्य के लिए उसको गेहूं की रोटी देना जरूरी हो गया था। गेहूं मुश्किल से रुपए का सिर्फ 2.5 सेर मिलता। बीमार का जी ठहरा। कभी प्याज के टुकड़े या धनिए की खुशबू के लिए ही मचल जाता। कभी सौंफ अजवाइन काले नमक की ही जरूरत हो तो 1 पैसे की तो कोई चीज मिलती ही नहीं। बाजार में तांबे का नाम ही नहीं रह गया। नहा के कन्नी निकल जाती है। चौधरी को 2 रुपए महंगाई भत्ते के लिए मिले, पर पेशगी लेते लेते तनख्वाह के दिन केवल 4 ही रुपए हिसाब में निकले। बच्चे पिछले हफ्ते लगभग फाके से थे। चौधरी कभी गली से 2 पैसे की चौराई खरीद लाते, कभी बाजरा उबाल सब लोग कटोरा कटोरा भर पी लेते। बड़ी कठिनता से मिले 4 रुपयों में सवा रुपया खान के हाथ में धर देने की हिम्मत चौधरी को न हुई। मिल से घर लौटते समय वे मंडी की ओर टहल गए। 2 घंटे के बाद जब समझा कि खान टल गया होगा तो वे अनाज की गठरी लेकर घर पहुंचे। खान के भय से दिल डूब रहा था, लेकिन दूसरी ओर 4 भूखे बच्चों, उनकी माँ, दूध ना उतर सकने के कारण सूख कर काटा हो रहे गोद के बच्चे और चलने फिरने से लाचार अपनी माँ की भूख से बिलबिलाती सूरतें आंखों के सामने नाच जाती। धड़कते हुए हृदय से वे कहते जाते, मौला सब देखता है, खैर करेगा। 7 तारीख की शाम को असफल हो खान 8 की सुबह खूब तड़के चौधरी के मिल चले जाने से पहले ही अपना डंडा हाथ में लिए हुए दरवाजे पर मौजूद हुआ। रात भर सोच सोच कर चौधरी ने खान के लिए बयान तैयार किया। मिल के मालिक लाला जी 4 रोज के लिए बाहर गए हैं। उनके दस्तखत के बिना किसी को भी तनख्वाह नहीं मिल सकी। तनख्वाह मिलते ही वह सवा रुपया हाजिर करेगा। माकूल वजह बताने पर भी खान बहुत देर तक गुरगुराता रहा। हम वतन छोड़ के परदेश में पड़ा है, ऐसे रुपया छोड़ देने के वास्ते हम यहाँ नहीं आया है। हमारा भी बाल बच्चा है। 4 रोज में रुपया नहीं देगा तो हम तुम्हारा काम तमाम कर देगा। 5वें दिन रुपया कहाँ से आ जाता? तनख्वाह मिले अभी हफ्ता भी नहीं हुआ था। मालिक ने पेशगी देने से साफ इनकार कर दिया। छठे दिन किस्मत से इतवार था। मिल में छुट्टी रहने पर भी चौधरी खान के डर से सुबह ही बाहर निकल गए। जान पहचान के कई आदमियों के यहाँ गए। इधर उधर की बातचीत कर वे कहते, अरे भाई हो तो 20 आने पैसे तो दे दो, 1 रोज के लिए, ऐसे ही जरूरत आ पड़ी है। उत्तर मिलता, मियाँ पैसे का जमाना गया, पैसे का मोल कौड़ी नहीं रह गया, हाथ में आने से पहले उधार में उड़ गया। तमाम दोपहर हो गई। खान आया भी होगा तो इस वक्त तक बैठा नहीं होगा, चौधरी ने सोचा और घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचने पर सुना खान आया था और घंटे भर तक डोरी पर लटके दरी के पर्दे को डंडे से ठेल ठेल कर गाली देता रहा है। पर्दे की आड़ से बड़ी बीबी के बार बार खुदा की कसम खाकर यकीन दिलाने पर कि चौधरी बाहर गए हैं, रुपया लेने गए हैं, खान गालियां देते हुए कहता रहा, चोर भीतर में छिपा है, हम 4 घंटे में फिर आता है, रुपया लेकर जाएगा, रुपया नहीं देगा तो उसका खाल उतार कर बाजार में बेच देगा। हमारा रुपया क्या हराम का है? 4 घंटे से पहले खान की पुकार सुनाई दी। चौधरी पीर बख्श के शरीर में बिजली सी दौड़ गई और वे बिल्कुल निढाल हो गए। हाथ पैर सुन्न हो गए और गला खुश्क हो गया। गालियां देते हुए पर्दे को ठेलते हुए खान के दोबारा पुकारने पर चौधरी का शरीर निर्जीव प्राय होने लगा। फिर भी वे निचेष्ट न रह सके, उठकर बाहर आ गए। खान आग बबूला हो रहा था। पैसा नहीं देने का वास्ते छुपता फिरता है। एक से एक बढ़ती हुई 3-3 गालियां एक साथ खान के मुंह से पीर बख्श के पुरखों पीरों के नाम निकल गई। इस भयंकर आघात से पीर बख्श का खानदानी रक्त भड़क उठने के बजाय और भी निर्जीव ठंडा होता गया। खान के घुटने छूकर अपनी मुसीबत बताते हुए बतावे माफी के लिए खुशामद करने लगे। खान की तेजी बढ़ गई। उसके ऊंचे स्वर से पड़ोस के मोची और मजदूर चौधरी के दरवाजे के सामने इकट्ठे हो गए।
खान क्रोध में डंडा फटकार फटकार कर कह रहा था, पैसा लिया क्यों? तनख्वाह किधर में जाता? हमारा पैसा मारेगा? आम तुम्हारा खाल खींच लेगा? पैसा नहीं है तो घर का पर्दा लटका के शरीफ ज्यादा कैसे बनता? हमको बीबी का गहना दो, तुम बर्तन दो, कुछ भी दो, कुछ तो दो, हमें ऐसे नहीं जाएगा। बिल्कुल बेबस और लाचारी में दोनों हाथ उठाकर खुदा से खान के लिए दुआ मांग पीर बख्श ने कसम खाई, एक पैसा भी घर में नहीं है, बर्तन भी नहीं, कपड़ा भी नहीं, खान चाहे तो बेशक उसकी खाल उतार कर बेच ले। खान सुनकर और आग बबूला हो गया, हम तुम्हारा दुआ क्या करेगा और तुम्हारा खाल का क्या करेगा? उसका तो जूता भी नहीं बनेगा, तुम्हारा खाल से तो ये टाट अच्छा। खान ने ड्योढ़ी पर लटका दरी का पर्दा झटक लिया। ड्योढ़ी से पर्दा हटने के साथ ही जैसे चौधरी के जीवन की डोर टूट गई, वो डगमगाकर जमीन पर गिर पड़े। इस दृश्य को देख सकने की ताब चौधरी में ना थी, परंतु द्वार पर खड़ी भीड़ ने देखा। घर की लड़कियां और औरतें पर्दे के दूसरी ओर घटती हुई घटना के आतंक से आंगन के बीचों बीच इकट्ठी होकर खड़ी हो कांप रही थी। सहसा पर्दा हट जाने से औरतें ऐसे सिकुड़ गई जैसे उनके शरीर से वस्त्र खींच लिया गया हो। वह पर्दा ही तो घर भर की औरतों के शरीर का वस्त्र था। उनके शरीर पर बचे चिथड़े उनके 1/3 अंग ढकने में भी असमर्थ थे। जाहिल भीड़ ने घृणा और शर्म से आंखें फेर ली। उस नग्नता की झलक से खान की कठोरता भी पिघल गई। ग्लानि से थूकता हुआ पर्दे को आंगन में वापस फेंक कर क्रुद्ध निराशा में उसने लाहौल बिला कहा और असफल लौट गया। भय से चीखती हुई ओट में हो जाने के लिए भागती हुई औरतों पर दया करके भीड़ छट गई। चौधरी बेसुध पड़े थे। जब उन्हें होश आया, ड्योढ़ी का पर्दा आंगन में सामने पड़ा था, परंतु उसे उठाकर फिर से लटका देने का सामर्थ्य उनमें शेष न था। शायद अब इसकी आवश्यकता भी ना रही थी। पर्दा जिस भावना का अवलंब था, वो मर चुकी थी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी पर्दा, जिसे लिखा था यशपाल जी ने। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।